हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़े थे और उससे रिलेटेड हेलो सर। क्वेश्चन किए, राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया था जिसमें दो लूप लेना था। ऐसा क्वेश्चन था, ये एक लूप बनेगा, ये एक लूप बनेगा, राइट। यहाँ एक चलता, यहाँ एक चलता और यहाँ एक चलता। क्लियर है? तो कर पाए? वो क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग देखे कैसा है क्वेश्चन? करना कैसे था पता है? इससे एक करंट निकाले थे आप और इससे एक करंट निकाले थे। मान लो इससे I1 निकाले और इससे I2 निकाले। इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, दोनों जुड़ के इधर से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ तक I1 प्लस I2 जाएगा, तो यहाँ से I2 और इधर से I1 फिर से हो गया। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते, मतलब KCL का काम हो गया। KCL इजी है अप्लाई करना, मेन है KVL अप्लाई सर करना। हाँ हाँ, बताएंगे कैसे कैसे ओके करना है ये। ओके, मैं समझाता हूँ, उसे ओपन करता हूँ, वेट। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखे थे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये मेन टाइप का क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड वगैरह में यही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये था, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोग किए थे। तो इसमें सबसे पहले तो सेल एलिमेंट काउंट करो, कितना सेल है? 1 2 3, ठीक है। और रजिस्टर कितना है? 1 2 3, मतलब 3 सेल है और 3 रजिस्टर है, ठीक है। जितना वेरिएबल बनेगा, ध्यान से सुनिए, जितना करंट का वेरिएबल बनेगा आपको उतना इक्वेशन चाहिए, सच दैट आपका सारा का सारा वेरिएबल का वैल्यू पता चल पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ्स का नियम है, ठीक है। कि आपके पास अगर वेरिएबल एक्स है तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, जैसे कि 5, ये सिंगल इक्वेशन काफी है आपको एक्स का वैल्यू देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो है, एक एक्स है एंड एक वाई है, तो एक सिंगल इक्वेशन 2x + 3y = 1, ये सिंगल इक्वेशन काफी नहीं है एक्स और वाई का वैल्यू देने के लिए। आपको कितना, एटलीस्ट कितना इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। जैसे कि एक और इक्वेशन हो 3x + 2y = 1, ये एक और इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब कर सकते हो। उसी तरह से फिजिक्स में तो वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है, करंट है, राइट। I1 और I2, अगर ऐसा दो वेरिएबल आपका बनता है तो आपको कितना इक्वेशन चाहिए होगा? दो इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। ये बेसिक बात मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी एक से करंट निकाल सकते हैं, दो से निकाल सकते हैं या तीन से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, इसके लिए क्या होगा ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं चाहता तो सिर्फ इस सेल से करंट निकाल देता आई और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ठीक है। फिर भी मेरा 100% सही आंसर आता। लेकिन क्योंकि सिस्टम का सेटअप कुछ इस तरह से है कि ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, हम लोग क्या किए, दो करंट निकाले दो सेल से, ठीक है। एक यहाँ से I1 निकाले और यहाँ से I2 करंट निकाले, ठीक। I1 एंड I2 करंट निकाले, तो यहाँ पे पहुंचा, I2 है सर और ग्लिच यहाँ कर रही I2 है आपकी पहुंचा आवाज। जंक्शन में जा। ओके, एक सेकेंड। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके, सो इस जंक्शन में जाके आपको KCL अप्लाई करना है। देखिए, टोटल करंट एंटरिंग टू द जंक्शन कितना है? I1 + I2 ना। तो टोटल करंट लीव कितना करेगा बताइए? जब लीव कितना करेगा? I1 + I2 ही करेगा, राइट। जितना एंटर कर रहा है उतना ही तो लीव करेगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लिए करंट को।
इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, और फाइनली इधर कितना जाएगा, I1 प्लस I2 ही जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? KCL अप्लाई कर पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ओके, सो यहाँ से गया I1 प्लस I2, यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक क्या पहुंचा, I1 प्लस I2। अब इस जंक्शन में भी डिवाइड करना होगा, क्योंकि जंक्शन में करंट डिवाइड करना होगा, और जंक्शन में आपको KCL अप्लाई करके डिवाइड करना होगा। तो करंट कितना आया है, I1 प्लस I2। तो आप कॉमन सेंस लगाओगे कि इधर से I1 निकला था और इधर से I2 निकला था, ऑब्वियसली इधर से I2 जाएगा और इधर से I1 जाएगा। क्लियर है? ये I1 होगा। ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? ये I2 वापस गया, ये I1 वापस गया। जितना करंट आप सेल से निकालोगे, ध्यान से सुनो, जितना करंट आप सेल से निकालोगे उतना करंट सेल में पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्या हम लोग यहाँ पे पहुंचा चुके हैं? जितना करंट निकाले उतना ही करंट, बताइए। दिखाई दे रहा है? I1 निकला और घूम फिर के आया कितना, I1। I2 यहाँ से निकला, घूम फिर के कितना आया, I2। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, सो हम लोगों के पास वेरिएबल कितना है, एक है I1, दूसरा क्या है, I2। I2। दो वेरिएबल है। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ करंट, ठीक है, सॉरी, इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट, मतलब इस सर्किट के हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करो। तो क्या आप अगर I1 और I2 का वैल्यू पता कर लो तो आपको हर एक ब्रांच का करंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में देखिए I1 करंट है, इस ब्रांच में कितना है, I2 करंट है, राइट। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि इस ब्रांच में I1 और I2 करंट नहीं है, इस ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाए आपको किसी मेथड से, तो इस ब्रांच का भी आपको पता चल जाए, सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। क्या ये बात क्लियर है? तो हर एक यस ब्रांच सर। में आप पता कर सकते हैं। तो वेरिएबल कितना है, दो ही वेरिएबल है। आपको कितना इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए? 2। दो। तो उसके लिए आप दो लूप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि एक लूप यहाँ दिखाई दे रहा है, एक लूप यहाँ दिखाई दे रहा है। अब समझने की बात यह है कि लूप मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया हूँ और इसे भी क्लॉकवाइज लिया हूँ, ठीक है। लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। सेकंड समझने की बात यह है कि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये लूप का अगर बात करें, ठीक है, ये लूप का अगर बात करें तो क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, ठीक है लूप। अब सोचेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें, या इस 10 से स्टार्ट करें, या इस सेल से स्टार्ट करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो फिजिक्स आपको छूट देता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जब क्लॉकवाइज करंट है, मतलब लूप का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो आप मुझे बताइए कि 20 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Positive. कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव? क्योंकि लो से हाई में जा लोअर रहा है। टू हायर। उसके बाद आई आर करना है, तो I1 इंटू 10 करना है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पाथ का डायरेक्शन और Same करंट का direction. डायरेक्शन सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आई आर करेंगे, लेकिन आई के जगह में यहाँ पे I1 प्लस I2 है और आर के जगह में 10 है, राइट। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। कैसे? क्योंकि पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम है। उसके बाद कुछ है क्या? उसके बाद 10 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. कैसे नेगेटिव? High से लो जा रहा है. हाई से लो जा रहा है, तो ये नेगेटिव। क्या ये पूरा का पूरा लूप में हम लोग खेल खेल लिए, डेल्टा वी का वैल्यू निकाल लिए, और अकॉर्डिंग टू के वी एल क्या होता है, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 1 बना। इजी है या नहीं, बताइए। ज्यादा इजी। मेहनत तो नहीं करना है, बहुत इजी है, ठीक है। उसी तरह से लूप 2 देखिए। अगेन लूप 2 में भी वही बताना चाहूंगा कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए आपकी खुशी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे बताइए कि 10 के लिए क्या लिखना होगा, I2 R लिखना होगा ना। I2 इंटू R कितना है, 10। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. कैसे नहीं, नेगेटिव? ध्यान से। सर, इसका Positive. होगा नेगेटिव। Positive.
देखिए करंट I2 ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है और लूप का डायरेक्शन ये है। देख लीजिए लूप ऐसे है ना, पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। सोच सर के बता। लूप का चक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लूप क्या क्यों ले रहे हैं हम, क्या है ये? लूप ही तो लेना सिखाया है किरचॉफ, और कल तो सर मैंने वही सिखाया कि आप पता कोई भी नहीं। एक लूप ले लो। आप आपको अच्छा लूप का चक्कर क्या है पता है कि आप इस पूरे के पूरे को एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है, कि पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ एक पोटेंशियल आएगा, ये सेल की वजह से एक पोटेंशियल आएगा, ये रजिस्टर में एक पोटेंशियल आएगा और ये सेल में एक पोटेंशियल आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, राइट। यस सर। क्योंकि कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा क्लोज लूप में नेट जीरो होगा। नेट क्या होना चाहिए? जीरो। कल के क्लास में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है नेट जीरो यस क्यों सर। होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो नेट तो जीरो है, मतलब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड कर देगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? उसके लिए हम लोग रूल सीखे। रूल क्या बता रहा है? एक पाथ है और एक करंट का डायरेक्शन, राइट। तो पाथ को कैसे लोगे आप? तो या तो ऐसे लिख लो, ऐसे ये लूप बनाओ, ठीक है, या आप सिंपली ऐसे एक सर्किल बना दो कि ये क्लॉकवाइज लूप लिए। आप एंटी क्लॉकवाइज भी लोगे तो सेम आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे ले लिए हम लोग, ऐसे 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 ऐसे। तो अब देखो जब इसको ले रहे हो तो करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, राइट। I2 ऐसे है और पाथ देखो लूप इसके जस्ट बगल में लूप कैसा है? ध्यान से देखिए, जस्ट बगल में लूप कैसा है? ऐसे है। दिखाई दे रहा है? ऑपोजिट है, दिखाई दे रहा अच्छा। है? हाँ आ गया सर, आ गया। क्लियर है? तो यस बताइए सर। मुझे कितना हो जाएगा? I2 इंटू 10 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद क्या आएगा? ये 20 को क्या लिखूं मैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। उसके बाद मैं 10 को क्या लिखूं? पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ऐसे लूप जा रहा है ना, सर मतलब ऐसे पॉजिटिव। जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो से हाई मतलब पॉजिटिव। उसके बाद मैं 10 इंटू क्या लिखना होगा? I1 प्लस I2। ये क्या लिख दूं? पॉजिटिव। देखिए करंट नीचे आ रहा है, लूप हम लोगों का ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, इक्वल टू क्या होगा? 0। सो ये इक्वेशन नंबर 2, ये दूसरा इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए सॉल्यूशन ये बनाया गया जो आप लोग मेहनत किए। इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इक्वेशन 1 ये आएगा। फिर दूसरा लूप ये लिया गया है, ठीक है। दूसरा लूप में आप ये लिखिएगा और उसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इक्वेशन 2 ये आएगा। इक्वेशन 1 और 2 आप अपने स्किल से सॉल्व कीजिएगा। आपको जो भी मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड आता हो या क्रॉस मेथड आता हो, ठीक है, जो भी मेथड आता हो आप 3 मेथड में से कोई एक मेथड का यूज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए दोनों को। तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना आया? 1/3 एम्पियर। I2 का वैल्यू 1/3 एम्पियर। और ऑब्वियसली एक और ब्रांच बाकी रह गया ना, ये वाला मिड वाला ब्रांच। तो इस ब्रांच में कितना करंट है? I1 प्लस I2, तो दोनों को जोड़ दिया गया। 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है? 2/3 एम्पियर। तो सबसे ज्यादा कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज्यादा करंट किस ब्रांच में है, तो दिखाई दे ही रहा है इस ब्रांच में। क्या ये बात क्लियर है? सर अगर 10 वाला 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसे और 20 वोल्ट की बैटरी को करा होता और दूसरी 20 वोल्ट की फिर भी बैटरी फिर उसे भी छोड़ फिर दिया भी जाता तो? आंसर सेम ही आता। आप कुछ ना करके देखिए, मेरा बात सुनिए। आप कुछ ये इससे करंट नहीं निकालते, इससे करंट नहीं निकालते, जस्ट इससे करंट I निकाल के इधर I1 भेज देते, इधर I2 भेज देते और लिख देते I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। उसके बाद लूप एनालिसिस करते, फिर भी सेम आंसर आता। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी का निशानी है। इसका रीजन क्या है पता है? कि जब भी हाई वोल्टेज का बैटरी रहे और लो वोल्टेज का बैटरी रहे, ऑब्वियसली करंट किधर से किधर जाता है? हाई से लो की तरफ। मतलब ऑब्वियस सी बात है करंट ऐसे निकल के ऐसे गया होगा। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो? आप बोलना चाह रहे हो करंट ऐसे निकल के ऐसे गया होगा। आप खुद सोचो कि क्या करंट ऐसे निकल के ऐसे जा सकता है? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ नहीं जाएगा करंट। लेकिन क्या आप अगर ऐसे कर दिए कि यहाँ से करंट निकाल दिए, तो क्या आपका आंसर सही है या गलत है? मैं कहूँगा आपका आंसर 100% सही आएगा और मार्क्स भी देना होगा।
बस इसका एक कंडीशन है, एक छोटा सा एस्टेरिक, छोटा सा क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है पता है? नहीं। इसका छोटा सा क्राइटेरिया मैं एक बार बताऊंगा, आपको याद रखना है, ठीक है? कहीं पे लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा, ठीक है? कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जस्ट आपको याद रखना है। क्योंकि आप करंट यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी, ऑब्वियसली फिजिक्स आपको छूट दिया, आप यहाँ से करंट निकाल दिए, लेकिन इन रियलिटी करंट कैसा जा रहा होगा? इस ब्रांच में ऐसे जा रहा होगा, तो आपका जो आई का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो जस्ट आप आंसर कैलकुलेट करके जो कि नेगेटिव आएगा, आप नीचे मेंशन कीजिएगा नेगेटिव साइन ऑफ करंट shows that the direction of current is opposite to the assumed direction of current। मतलब कि जो मैंने माना है डायरेक्शन वो गलत है, आप अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे कि जो मैंने डायरेक्शन करंट का माना वो गलत था। ये नेगेटिव साइन वही चीज बता रहा है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन माना वो डायरेक्शन सही नहीं है, इसके ऑपोजिट में है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से करंट निकालते हैं तो 100% आपका आंसर सेम आएगा, वही आएगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा सामने लगा हुआ, मे बी -1/3 आएगा। तो आप बोलोगे करंट तो नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर गलत है। नहीं, ये आंसर 100% सही है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव एक्स्ट्रा आया है, आपको ये नेगेटिव को डिफाइन करना होगा। इट shows that the direction of current is opposite। ठीक है, it shows that the direction of current is opposite। क्या ये बात क्लियर है कि आपने माना Yes, sir। करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है कि करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक, तो ठीक है। आपको ये जान के बहुत हैरानी हो रहा होगा कि सर करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, प्लस करंट का डायरेक्शन चेंज करने से ये ऑपोजिट हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो अलग ही आ जा रहा है, मतलब कुछ कुछ वेक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये तो स्केलर भी नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे सिखाने में आपको बहुत मजा आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी आप हायर स्टडीज में इसे पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स हुआ तो। क्लियर है? यस सर। सब बात क्लियर है? तो इन जनरल आपके सिलेबस के हिसाब से अगर क्वेश्चन आए करंट इज अ, आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये नॉलेज क्योंकि मैं दे के रख रहा हूं आपको कि इन रियलिटी करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपली। क्लियर है? यस सर। ओके, सो आई होप आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। असाइनमेंट अपलोडेड है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो भी असाइनमेंट आपका अपलोड हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी है, उसका जो आंसर की है, उसका जो आंसर की है वो आंसर की रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए कोई भी आंसर की को चेक ना करे, देखे नहीं, हो सके तो डिलीट कर दे। ठीक है, आप अपने से कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप डाउट में है कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, आप उसका एक फोटो क्लिक कीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डाउट में है तो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को इस तरह से आप क्लियर रखो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट हासिल कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने में कि अगर आपका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ये खुद को ये समझने लगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट इन जनरल हासिल कर लो कि अगर आपका आंसर मैच ना करे ना आंसर की से, तो आप बोल पाओ कि आंसर की मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, मेरा सही है। तो जिस दिन ये कर लोगे ना, उस दिन समझ लो कि हाँ, फिजिक्स में स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में यस, किसी को कुछ पूछना था पूछिए। यस माविश। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जो फर्स्ट और सेकंड लूप है उसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक को क्लॉकवाइज ले ले और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं ना? वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसे क्लॉकवाइज ले और इसे एंटी क्लॉकवाइज ले।
तो द आंसर इज यस, अ बिग यस। आप कुछ भी ले सकते हो, लिटरली आप कुछ भी ले सकते हो। दोनों को क्लॉकवाइज ले लो, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, या पहले को एंटी क्लॉकवाइज दूसरे को क्लॉकवाइज, कुछ भी ले लो, ठीक है। जस्ट रूल याद रखना कि जब हाई से लो जाता है तो नेगेटिव होता है, और जब लो से हाई जाता है तो पॉजिटिव होता है। क्या? डेल्टा वी। जस्ट ये याद रखना है, उसके अलावा आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहा है? ओके सर। सर फायदा क्या होगा सर इसका? किसका फायदा रुस्तान? सर लूप को एंटी क्लॉकवाइज और या फिर क्लॉकवाइज में बदलना। साइन साइन का फायदा होगा। आप आपकी मर्जी, आपको जैसे मेरा हर एक क्वेश्चन में क्लॉकवाइज लिया हुआ है, ठीक है। इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है कि मैं अपने आप को स्टैटिक कर लिया हूँ कि चलो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इससे आपका जो सब कॉन्शियस माइंड में है ना, वो सेट हो जाएगा कि अच्छा आपको ऐसे मूव करना है। ध्यान से देखिए, आपको ऐसे मूव करना है, ठीक है। मैं तो ये फिक्स कर लिया हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अभी बोलो एंटी क्लॉकवाइज से करके दिखाने, मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है ना, वो मुझे पता है और आपको भी वही पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज बार बार ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, ठीक है, तो इससे एक फायदा होता है कि आपके जो सब कॉन्शियस माइंड में है ये सेट हो जाता है कि अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, फिर लूप ऐसे जा रहा है। तो ये मतलब एक तरह से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। तो जब आप रियल एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो ये जो एनालिसिस है, ये बड़ा बड़ा एनालिसिस आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। इसलिए जो एक क्लॉकवाइज ले, एक एंटी क्लॉकवाइज ले, ये वाला को मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये 100% ट्रू है, ठीक है। 100% ट्रू है, सेम आंसर आएगा। आगे बढ़े, आज के क्लास को डिस्कस करें। आज के क्लास में क्या पढ़ना है? यस सर। इसके अलावा किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? आपके सारे के सारे सवाल का जवाब देने के लिए। यस, पूछिए। सर हमें जो इसमें लूप है वो एग्जाम्स में हमें कैसे भी मिल सकता है ना? एग्जाम्स में आपको लूप दिखाई ही नहीं देगा। एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा किस तरह का, पता है? इस क्वेश्चन में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस दिया रहेगा और सेल का EMF दिया रहेगा। इसके अलावा जो भी आपको एरो दिखाई दे रहा है, I1 दिखाई दे रहा है, I2 दिखाई दे रहा है, ये लूप का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, ये लूप 2 दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा, सब आपको खुद से करना है, ठीक है। वो सब सब आप हम खुद से अज्यूम करके अपने से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। यस यस यस, अ बिग यस। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एनर्जी एंड पावर। बस ये छोटा सा टॉपिक लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ, एनर्जी एंड पावर। इसका मतलब क्या है कि सेल के पास कितना एनर्जी है ये कैसे जानेंगे, सेल के पास कितना पावर है ये कैसे जानेंगे, किस तरह से पावर डिफाइंड है ये कैसे जानेंगे, और एक रेजिस्टेंस से जब करंट पास करता है, ध्यान से सुनिए, एक रेजिस्टेंस से जब करंट पास करता है तो इसमें कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट होता है या कंज्यूम होता है। वही पावर तो आपको ग्लो करता है ना। एक रेजिस्टेंस मतलब क्या, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ पावर है सेल का, जो उस बल्ब, जिस पावर से वो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज आज की क्लास में डिस्कस करना है कि एक सेल का या इलेक्ट्रिकल सोर्स का पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर डिसिपेट कितना होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, एक सेल का पावर कितना होता है, ये सारी चीज, ठीक है। और इवन एक सेल को अगर चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो सेल में भी पावर डिसिपेट होने लगता है, मतलब कंज्यूम, सेल अपने अंदर कंज्यूम कर करके स्टोर करता है, ठीक है। और अगर एक सेल से करंट निकल रहा है तो सेल क्या करता है, पावर जनरेट करता है, मतलब अपने अंदर से पावर जनरेट करके किसी को दे रहा है, मे बी बल्ब को दे रहा है या फैन को दे रहा है या कोई भी लोड को दे रहा है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और
आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये आज के क्लास का टॉपिक है। तो एनर्जी किस तरह से डिफाइंड है ये पहले देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि अगर एक सेल लिया जाए, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। इसका मतलब इस टर्मिनल को हम लोग V बोल सकते हैं और इस टर्मिनल को 0 बोल सकते हैं ना, क्लियर है। और करंट यहाँ से निकलेगा I अमाउंट का, राइट। करंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और फिर यहाँ पहुंचेगा। और अंदर में कैसे जाएगा करंट, ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन तो अंदर चेंज नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा। लेकिन आप खुद सोचो कि वैसे तो ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे वहां पे ही मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। लेकिन सेल के अंदर कैसे ट्रेवल करता है करंट, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये कैसे होता है। तो ये कैसे होता है, सेल को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। सो वर्क डन बाय सेल कितना होता है, ये हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। कौन से नॉलेज से, वो नॉलेज से जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोगों को ये पता है VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q होता है। क्या ये आपको भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? यस सर, पता है। सो सेल के केस में VA कितना है, V है, और VB कितना है, 0 है। तो V माइनस 0 इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल वर्क डन बाय Q। क्या ये लाइन लिख सकते हैं? यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एक्सटर्नल वर्क डन करेगा कौन, काम कौन करेगा? पोटेंशियल नहीं, बैटरी। ऑब्वियसली सेल करेगा। सो एक्सटर्नल के जगह में सेल लिख दिए। तो वर्क डन बाय सेल बाय Q। तो यहाँ से वर्क डन बाय सेल आप निकाल सकते हैं क्या? यस सर। Q इंटू V। यही चीज मैंने कैपेसिटेंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल कितना एनर्जी देता है। अच्छा, ये वर्क डन ही क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, राइट। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितना होगा, Q इंटू V। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो अगर किसी तरह से पता चल जाए कि एक सेल कितना चार्ज निकाल रहा है पर सेकेंड, ठीक है, कितना चार्ज निकाल रहा है और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब वो कितना सप्लाई कर सकता है एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल क्या है, Q इंटू V। क्या आपको मैं रिमाइंड कराऊं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था कि सेल एनर्जी देता है Q इंटू V, ठीक है, और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितना करता है, कैपेसिटर, ठीक है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दो, प्लेट कैपेसिटर होता है हाफ इंटू Q इंटू V। तो यहाँ से ही पता चला था कि अच्छा सेल Q इंटू V दिया और जस्ट इसका हाफ एनर्जी कौन लिया, कैपेसिटर, मतलब हाफ एनर्जी वेस्ट हुआ। तो इससे काफी सारा क्वेश्चन किए कि कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना एनर्जी वेस्ट होता था। आप लोगों ने सभी ने कहा 50%। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन वहां पे किसी ने नहीं पूछा सर एनर्जी ऑफ सेल कितना है, Q इंटू V, ये कहाँ से आया। तो खैर आपने नहीं पूछा, मेरा बताना काम है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वहां पे पूछ भी लेते तो मैं बोलता कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ, ये Q इंटू V, और यही वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल में, Q इंटू V। क्या I इक्वल टू Q/T होता है, ये पता है? ये पता है कि नहीं? यस सर। I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, IT। IT Q का वैल्यू, क्या यहाँ पे Q का वैल्यू पुट नहीं कर सकते IT? तो ऑब्वियसली दो फॉर्मूला मिला, एनर्जी इक्वल टू पहला तो Q इंटू V चार्ज के टर्म में, दूसरा है VIT। मुझे इस तरह से लिखना पसंद है, VIT। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग देखोगे, और मैं बता रहा हूँ कि जब आप मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स पढ़ लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे Q V क्या था, पावर था या एनर्जी था, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अच्छे से संभल के समझ लीजिए कि Q इंटू V हो या VIT हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले Q इंटू V डिनोट्स
एनर्जी या पावर, आप क्या बोलोगे? एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि VIT रेफर्स टू एनर्जी और पावर, क्या होगा? बताइए। एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी। VIT क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का दो फॉर्मूला क्या आप अब तक याद कर पाए? Q इंटू वी या VIT? कैसे दोनों आ रहा है, क्या दोनों क्लियर है? एनर्जी सर। तो Q का सिंपली हम लोग IT लिख दिए तो VIT हो गया। Q इक्वल टू IT होता है, राइट? चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, तो हम लोग लिख दिए VIT। यस क्या सर। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बताइए। ओके, क्या आप मुझे पावर का डेफिनेशन बता सकते हैं क्लास 11 से? VI। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है। यस सर। ये याद आ रहा है? क्लास 11 में पढ़े थे। अच्छा, ये 11th का जरूरत भी नहीं है, क्लास 9th में पढ़े थे एक्चुअली देन पर यूनिट ना। टाइम। सो पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है, और वर्क डन आप क्या बोल रहे हो? वर्क डन है VIT, राइट? QV है या VIT, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो VIT डिवाइडेड बाय T, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? टी। तो टी T कैंसिल हो गया, रहा। कितना आया? पावर VI। तो पावर इक्वल टू VI। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज होने का बारी है आप लोगों का कि पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो अब मैं अगर पूछूं कि QV और VI, इसमें कौन एनर्जी कौन पावर, आप क्या बोलोगे? VI पावर है, लगभग QV एनर्जी। थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो यस जाओ। सर। उसके बाद माइंड को बैलेंस करो, एक गिलास पानी पियो, उसके बाद फाइनली सेट करो इसे, ठीक है? सो QV क्या है? एनर्जी है, और VI क्या है? पावर है। अब कंफ्यूजन नहीं है निकला? अच्छा, कंफ्यूजन में आके छोड़ नहीं देना है, ठीक है? पानी पीना है, उसका सेट करना है दिमाग में। क्लियर है? यस सर। तो अब तक हम लोग कितना सारा फॉर्मूला पढ़ लिए, देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सारा का सारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ये एक फॉर्मूला तो है, इसे मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हम लोग सभी बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? बहुत पहले। तो मैं जो बताना चाहूंगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़े कि वर्क डन बाय सेल कितना होता है। सेल को वर्क डन क्यों करना पड़ता है? करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाने में, ठीक है? अगर कोई पूछे सर सेल वर्क डन करता ही क्यों है, मैं कहूंगा कि इन जनरल करंट किधर से किधर फ्लो करता है? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन सेल के अंदर करंट को किधर से किधर फ्लो करना पड़ता है? लो से हाई की तरफ। तो लो से हाई की तरफ क्या अपने आप वो कर लेगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर में हो, फर्स्ट फ्लोर से अगर एक गिलास पानी नीचे गिराओ, तो क्या आप जस्ट गिलास को टर्न करो, पानी नीचे गिर जाए? क्या आपको कोई काम करना होगा? क्या नहीं पानी को सर। पकड़ के आपको नीचे दौड़ना होगा, कूदना होगा, ऐसा करना होगा? नहीं, ऑब्वियसली आप सिर्फ टर्न करो, पानी अपने आप नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ द बॉडी किधर से किधर होता है? हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक, ठीक है? यही रीजन है कि आप अगर थर्ड फ्लोर से कूदोगे तो आप जमीन पे पहुंच जाओगे, लेकिन क्या आप जमीन से कूदोगे तो थर्ड फ्लोर में पहुंचोगे? बताओ। नो सर, वर्क डन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वर्क डन करना पड़ता है। उसी तरह से ऊपर से नीचे पानी आने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी ले जाने में काम करना पड़ता है। एग्री और नॉट? सर यस। सर अगर लॉजिकली देखे तो एग्री, लेकिन
आप वो ग्रेविटेशन तो काम कर रही है ना, ग्रेविटेशन को तो काम करना पड़ रहा है ना, चाहे हाँ, हम तो काम ग्रेविटी ही तो काम कर रही है ना, ग्रेविटी ही काम कर रही है इसलिए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल वर्क डन की कर रहा हूँ। क्या आपको कोई काम करना पड़ रहा है बाहर से? ओके। तो आप मुझे बता पाओगे नीचे से ऊपर पानी जाता है कि नहीं? क्या आपके बिल्डिंग के छत में पानी है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताइए, पानी है ना? कौन काम करके ऊपर लेके जा रहा है पानी को? मोटर। मोटर। मोटर का काम घूमना होता है, उसे पंप कहते हैं, पंप। हाँ। पंप और मोटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? तो पंप काम करता है, और पंप काम करता है और पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। क्या पंप फ्री में काम करता है? नहीं। नहीं, बिल आता है ना, मतलब कुछ ना कुछ पैसा ले रहा है काम करने का, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे कौन काम करता है? सेल काम करता है, ठीक है? सेल काम करता है, और सेल को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट को धक्का मार के भेजना पड़ता है। तो सेल कितना काम करता है, अगर ये पूछ ले तो आप बोलोगे Q इंटू वी। अगर पूछा जाए कि सेल कितना एनर्जी सप्लाई कर सकता है, तो ऑब्वियसली सेल जितना काम कर सकता है उतना ही एनर्जी सप्लाई कर सकता है। कोई अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितना एनर्जी है, तो आप इसे किस टर्म में मेजर करोगे? आप जितना काम कर सकते हो आपके पास उतना एनर्जी है। कैसे पता चलेगा आप कितना काम कर सकते हो? आपको, लेट सपोज आपको अपना एनर्जी जानना है कि आपके बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। आप सुबह बहुत अच्छे से नाश्ता कर लो, ठीक है, और मेन रोड में आके दौड़ना स्टार्ट करो, ठीक है? मे बी 10 किलोमीटर जाने के बाद आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाओ, ठीक है? 10 किलोमीटर जाने के बाद आप पूरा क्या करो, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो 10 किलोमीटर जाने तक आप कुछ ना कुछ वर्क डन किए हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप कुछ ना कुछ वर्क डन किए हो। वो वर्क डन क्या होगा, आपके बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को बताएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप अपना भी बॉडी का एनर्जी जान सकते हो। हर एक इंसान के अंदर अलग अलग टाइप अमाउंट का एनर्जी होता है, ठीक है? उसी तरह से सेल का अगर हम लोग एनर्जी जानना चाहे, जितना सेल वर्क कर सकता है उतना ही तो एनर्जी होगा, राइट? तो सेल का एनर्जी कितना हो गया? Q इंटू वी हो गया। सेल का वर्क डन कितना हो गया? Q इंटू वी। लेकिन ये हम लोगों को पता है Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पुट कर देंगे तो एनर्जी का दो फॉर्मूला आ गया, VIT एंड Q इंटू वी। अगेन पावर का हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर पावर कितना है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है? आपको अगर अपना पावर जानना है कि आपके बॉडी में कितना पावर है, ठीक है, तो वर्क डन नहीं निकालने से काम चलेगा। आप उस वर्क डन को कितना टाइम में कवर किए हो। मे बी आप 10 किलोमीटर दौड़ पाए हो, इससे आप कुछ ना कुछ वर्क डन निकाल लिए। मान लो कि वर्क डन आपका निकला 1 लाख जूल, ठीक है, 1 लाख जूल निकला, ठीक है? लेकिन ये 10 किलोमीटर कवर करने में आपने लेट सपोज 4000 सेकंड का टाइम लगाया, 4000 सेकंड का टाइम लगाया, ठीक है, ये 10 किलोमीटर कवर करने। तो 10⁵ डिवाइडेड बाई 4000 ये आपका पावर बताएगा। मतलब पावर क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय उस वर्क डन को करने में लगा गया टाइम, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? क्या बेसिक सा एग्जांपल समझ में आ रहा है? मैं आपका ही एनर्जी बता रहा हूँ, मैं आपका ही पावर बता रहा हूँ, आप कितना काम कर पाओगे उसी से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट किया है। क्या सब कुछ क्लियर है? यस सर। तो उसी तरह से पावर, सेल का पावर कितना है? सेल के लिए भी वही, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, अपने लिए जो, सेल के लिए भी वही, ठीक है? तो सेल के लिए भी वर्क डन जितना करेगा सेल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन कितना करेगा? Q इंटू वी डिवाइडेड बाय टाइम। तो Q बाई टी कितना होता है? देखिए Q बाई टी कितना होता है? I होता है। तो पावर कितना हो गया? V इंटू आई। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन देख लीजिए कि सेल के केस में 1 जूल का एनर्जी अगर बोले कि एनर्जी 1 जूल है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 जूल। ये डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है? देखिए, अगर Q का वैल्यू हम लोग 1 ले ले, V का वैल्यू अगर 1 ले ले, यूनिट क्या होगा? Q का वैल्यू 1 कूलम, V का वैल्यू 1 वोल्ट,
ठीक है, तब वर्क डन जितना होगा सेल को करना पड़ेगा, उसे 1 जूल कहेंगे। क्या 1 जूल इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि जूल का डेफिनेशन ही है कूलम इंटू वोल्ट। क्लियर है? सो 1 जूल का एनर्जी कब कहेंगे कि सेल के पास 1 जूल का एनर्जी है? जब सेल 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। एक बार डेफिनेशन को खुद से पढ़िए, अगर डाउट है तो पूछ सकते। ये डेफिनेशन को खुद से एक बार पढ़िए। बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Yes, sir. पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट करता है। ठीक है, देखिए ये रेजिस्टर है आर, और आई अमाउंट का करंट अगर फ्लो किया इससे, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आप सीखते आए हैं? डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू आर, राइट। अब इसे डेल्टा वी को एक साइड को अगर आप वी बोल दो, दूसरे साइड को अगर 0 बोल दो, तो ये कितना हो गया? आई इंटू आर। सो वी का वैल्यू कितना आया? आई इंटू आर। दिखाई दे रहा है वी इक्वल टू आई आर। ये बात तो हम लोगों को अब तक पता था कि अगर एक रेजिस्टर में आई अमाउंट का करंट जाएगा तो वी उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वी इक्वल टू आई आर। ये बात क्लियर है? यस सर। क्या हम लोग अभी सीखे पावर डिसिपेटेड इक्वल टू वी आई होता है? बताइए। बताइए, ये हम लोग सीखे ना पावर इक्वल टू वी आई होता है, या कंफ्यूज हो गए? पावर Yes, sir. इक्वल टू वी आई होता है या क्यू इंटू वी होता है? वी आई। ये होता है। VI। तो पावर इक्वल टू वी आई। क्या वी का जगह में हम लोग आई आर नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से तो लिख दीजिए यहाँ पे। लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? आई आर इंटू आई। तो पावर डिसिपेटेड हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। या हम लोग यहाँ से आई का भी वैल्यू निकाल के पुट कर सकते थे ना। यहाँ से आई का वैल्यू क्या Yes, हो जाएगा? sir. आई इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, और वी बाय आर Yes, sir. यहाँ पे पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए। तो पावर का हम लोगों के Yes, पास sir. ये फॉर्मूला मिला। ऐसे तो पावर हम लोगों से अगर पूछा जाए कि सेल का पावर कितना होता है, अगर पूछा जाए कि सेल का पावर कितना होता है, और अगर आप लोग सही में बोल दिए कि आई स्क्वायर आर, तो इससे बड़ा शर्म का बात कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल के केस में सेल करंट देता है, राइट। इसका पोटेंशियल वी है और करंट आई है। ठीक है, तो हम लोगों को ऑलवेज सेल के केस में पावर कितना देना होगा? पावर का एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से याद रखिएगा। सेल के केस में पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। लेकिन रेजिस्टर के केस में ये बात अलग है। रेजिस्टर के केस में आप वी आई भी यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं, एंड वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हैं। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब वी आई यूज करना है, कब ये 3 फॉर्मूला यूज करना है। तो वी आई सिर्फ और सिर्फ सेल के केस में होगा, और रजिस्टर के केस में ये तीनों होगा। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए जान के रख सकते हैं कि जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है, सेल जब डिस्चार्ज करता है तो सेल से करंट निकलता है, राइट। सेल से करंट निकलेगा तभी तो सेल डिस्चार्ज होने लगेगा, राइट। और जब चार्जिंग ऑफ सेल होता है, मतलब सेल जब चार्ज होता है तो सेल में करंट जाता है, तभी तो सेल चार्ज हुआ, राइट। ये सब बात डिस्कस Yes, sir. कर चुके हैं या नहीं? Yes, sir. बताइए। सर कर चुके हैं। तो जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है तो सेल को पावर कुछ जनरेट करके देना पड़ता है। ठीक है, सेल कुछ पावर जनरेट करेगा तभी तो सेल से यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है मान लो, तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब सेल को पावर जनरेट करके देना होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो ये टर्म आप अक्सर देखोगे
कि पावर जनरेशन इक्वल टू वी आई, ठीक है। मतलब कि सेल अगर कुछ ना कुछ करंट निकाल रहा है तो सेल पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पावर जनरेशन इक्वल टू वी आई बोल सकते हैं, या जनरेट नहीं रहेगा तो पावर सप्लाइड बाय सेल होगा, ठीक है। पावर सप्लाइड बाय सेल क्या होगा, वी आई होगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर चार्जिंग का बात करें तो करंट का डायरेक्शन तो ये होता है, मतलब कि सेल में अब करंट जा रहा है, इसका मतलब कोई और सोर्स होगा, कोई और सोर्स होगा जो सेल को चार्ज कर रहा है, मतलब कुछ पावर बना के दे रहा है सेल को, राइट। तो यहाँ पे सेल क्या काम कर रहा होगा, पहले तो सेल सप्लाई कर रहा था, लेकिन चार्जिंग के केस में सेल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, राइट। तो पावर कंज्यूम्ड बाय सेल क्या होगा, अगेन वी आई होगा, या पावर डिसिपेशन क्या होगा, वी आई होगा, ठीक है। तो ये दो टर्म याद कीजिएगा, रखिएगा कि अगर डिस्चार्जिंग होगा तो ये दो टर्म बोलिएगा, जनरेशन या सप्लाई, ठीक है। और जब पावर ये सेल को चार्ज किया जाएगा तो ये दो टर्म यूज होगा, डिसिपेशन या कंज्यूम। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। कोई मुझे बता पाएगा कि चार्जिंग ऑफ सेल में पावर, आपको तो समझ में आया होगा कि कोई ना कोई है जो पावर बना के दे रहा है, राइट। मतलब सेल तो कंज्यूम कर रहा है, तो सेल को पावर बना के दे कौन रहा है? सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो करंट आता है। उतना दूर आप पहुंच गए, तो कहाँ पे पहुंचना था? थोड़ा नजदीक, बस थोड़ा सेल के बाद, जस्ट जस्ट सेल के बाद, वो तो सर बहुत सर्किट दूर है। बोर्ड, सर्किट बोर्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो 3 पिन प्लग या 2 पिन प्लग जो है उससे जो सप्लाई आता है वही सेल को पावर दे रहा है, राइट। आप चार्जर कनेक्ट कर देते हो, आपका मोबाइल भी चार्ज होने लगता है, ठीक है। या बैटरी, जो बैटरी रिक्शा या ई रिक्शा है आपका, ठीक है, उसके अंदर जो बैटरी बॉक्स है, यहाँ पे जो बड़ा सा बैटरी बॉक्स रहता है, वो अपने बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, सिंपली सोर्स से लेते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स से लेते हैं और प्लग इन कर देते हैं। तो इनको कौन दे रहा है, पावर? ऑब्वियसली वो जहां से ले रहे हैं, मेन सप्लाई, ये एक टर्म यूज कर सकते हैं सर। मेन सप्लाई जो होता है वो पावर जनरेट करके देता है, पावर चार्ज, ये सेल को चार्ज करते वक्त। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्या है? तो हम लोग पावर देख लिए, एक रजिस्टर में पावर क्या होगा, एक रजिस्टर में पावर का फॉर्मूला क्या क्या होगा, पावर इक्वल टू वी आई होगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा, एंड पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होगा। क्लियर है? यस सर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर एक सेल का बात किया जाए तो सेल के केस में पावर इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा। गलती से भी आई स्क्वायर आर नहीं लिखिएगा, Okay, sir. ठीक है। सेल के केस में एक फॉर्मूला है पावर का, वी आई, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब याद ही हो गया। अच्छा, याद भी हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। सो एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर, हम लोग देख रहे हैं पावर इस पे कितना है, वी आई है, आई स्क्वायर आर है, या वी स्क्वायर बाय आर है, ठीक है। अब एनर्जी देख लेते हैं कि इस रजिस्टर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। जैसे ये आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, इसे मिला करंट, इस बल्ब का एक कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये आर। तो हम लोग सर्किट में सिर्फ ये आर दिखाते हैं, राइट। लेकिन असल में ये आर तो कोई ना कोई डिवाइस होगा ना, बल्ब होगा या कुछ भी होगा, राइट। सो ये आई जाने से ये बल्ब क्या हो गया, ग्लो करने लगा। क्लियर है? ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्या ये बात मानते हो आप लोग? कुछ ना कुछ एनर्जी खा रहा है, यस सर। अदरवाइज नहीं खाता Yes, तो sir. इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आता, राइट। कुछ ना कुछ एनर्जी खा रहा है आपका बल्ब, आपका एलईडी, आपका फैन, आपका एसी, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। यस सर। सो ये एनर्जी कितना है, ये कैसे पता करें? बाय द वे, हम लोगों को ये पता है कि सेल कितना एनर्जी देता है। क्या हम लोगों को पता है सेल कितना एनर्जी देता है?
तो सेल एनर्जी Yes, देता sir. है जितना सेल वर्क करता है, और सेल वर्क करता है Q इंटू वी या VIT। क्लियर है? लेकिन सेल का तो हो गया, जैसे पावर हम लोग सेल का देख रहे हैं एंड रजिस्टर का देख रहे हैं, रजिस्टर पे देख रहे हैं कि रजिस्टर पे कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। उसी तरह से हम लोग सेल का एनर्जी देखे और अब रजिस्टर पे कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ये देखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है ना? यस सर अब आ रही। ओके, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज आपको कराना चाह रहा हूँ कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी के केस में ना टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब कि आप खुद सोचो, रियलाइज करो कि एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब का ही क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि आप फील कर सकते हैं हाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, इस पे करंट आ ही गया। ठीक है, आप बल्ब को 4 डेज ऑन करके छोड़ दो या 40 डेज ऑन करके छोड़ दो, क्या आपका सेम एनर्जी कंज्यूम होगा मेन लाइन से या अलग अलग होगा? सर different कैसे होता है। मतलब सर आपके रूम में क्या बल्ब है? है? नहीं सर, एलईडी है। ओके, एलईडी है। यस सर है। ओके, तो आप अपने रूम के बल्ब या एलईडी को ऑन करो और उसे 4 दिन तक मतलब ऑन छोड़ दो। ठीक है, ऐसा करना नहीं है, घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसे 4 दिन तक जलने दो या उसे 40 दिन तक जलने दो, क्या बल्ब सेम अमाउंट का एनर्जी कंज्यूम करेगा आपके मेन लाइन से या अलग नहीं, अलग करेगा? अलग अलग। Different करेगा। अलग अलग करेगा सर। अलग अलग। अच्छा, बल्ब के केस में उतना पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपके घर में अगर एसी है तो आप उसे एक दिन अगर ऑन करके छोड़ दो या पूरा 1 मंथ मतलब 30 डेज ऑन करके छोड़ दो, तब आपको फील पता आएगा। जब बिल आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा एनर्जी अलग अलग यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कोई भी डिवाइस होता है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसमें टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन पावर के केस में क्या टाइम उतना बड़ा फैक्टर है? नहीं, पावर इक्वल टू क्या होता है सेल के केस में? V इंटू आई। इसमें तो टाइम है ही नहीं, मतलब कि एक बल्ब है, ये अगर 100 वाट का बल्ब है तो ऑब्वियसली ये हमेशा 100 वाट का ही एंड ये पावर लिए हुआ है और ये कभी चेंज नहीं होगा, 100 वाट ही लेके रखा है। ठीक है, जबकि जब तक कि आप एक्सटर्नल फैक्टर चेंज ना कर दो। क्या टाइम के साथ पावर बढ़ते रहेगा? क्या पहले दिन ये बल्ब 100 वाट से लिया, दूसरे दिन 110, तीसरे दिन 120? क्या ऐसा हो नो सकता है? सर, नो सर। अगर ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पहले दिन 100 वाट का बल्ब 100 वाट लिया, दूसरे दिन 110, तीसरे दिन 120, तो ये बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। ये जो बल्ब है ये ब्लास्ट कर जाएगा। क्या आपने देखा है बल्ब को ब्लास्ट करते हुए? नो सर। सर यूट्यूब पे देखा है। यूट्यूब पे ही देखना, ठीक है। घर में नहीं हो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोगों को समझ में आया कि पावर के केस में टाइम एक उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट पावर ले लिया मेन सप्लाई से और वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका 1000 वाट का अगर एसी है तो 1000 वाट मेन लाइन से लेके रखा है। ठीक है, आपका अगर 500 वाट का मिक्सचर ग्राइंडर है तो जब भी आप ऑन करोगे 500 वाट का ले लिया। लेकिन एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब कि आप अपने मिक्सचर को जस्ट मे बी 10 सेकंड के लिए यूज करो या 10 मिनट के लिए यूज करो, एनर्जी अलग अलग होगा। एग्री और नॉट? यस सर। समझे? और ये चीज यहां से भी देख सकते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ से
एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। मतलब कि अगर 500 वाट का आपका मिक्सचर ग्राइंडर है, ठीक है, जनरली घर में 500 वाट का ही यूज होता है। अगर किसी के घर में 1000 वाट का है तो बहुत बढ़िया, अच्छा काम करेगा वो, मतलब मिक्सचर ग्राइंडर अच्छा काम करेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा पावर जनरेट करके देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हार्ड स्पाइसेस को भी वो ब्लेंड कर देगा। बस यही पावर का यही मीनिंग है। दो आदमी है, दोनों में एक के अंदर ज्यादा पावर है, दूसरे के अंदर कम पावर है, दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? जिसके अंदर ज्यादा पावर है, राइट? क्या ये बात क्लियर है? तो अगर 500 वाट का पावर है किसी एक डिवाइस का, तो एनर्जी वो कितना लेगा ये टाइम पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं। हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है। इसे छोटा सा एनर्जी में व्यक्त करते हैं, ठीक है, छोटा सा एनर्जी बाय छोटा टाइम। क्या ये बात लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? पावर इक्वल टू हम लोगों को मिला छोटा सा एनर्जी बाय छोटा सा टाइम। तो यहाँ से डी ई क्या हो जाएगा? मैं आपको एक्चुअल पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप लोग जेई मेन या नीट का क्वेश्चन देखो तो उसमें छोटा सा क्वेश्चन को घुमाएगा और आप लोग यही करके आओगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मैं मेहनत करके वो आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपके तरफ से क्या चाहिए कि आप अपना माइंड को ओपन रखिए और अच्छे से सीखिए, जरूरत पड़े तो पानी पीते रहिए, ठीक है, इससे आपका दिमाग ठंडा रहेगा। ओके, सो डी हम लोगों को पता चला, मल्टीप्लाई कर दो, पी डी टी होगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए? यस पूछिए। सर जो पावर के केस में था, पावर जनरेशन, पावर डिसिपेशन जो था, क्या मुझे ही आपकी आवाज नहीं आ रही या बाकियों की भी को भी नहीं आ रही? सर बाकियों को भी नहीं आ रही संभा सर को अभी। कोई नहीं आ रही। ओके, तो आप बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले ये चीज समझिए, उसके बाद क्वेश्चन के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक। तो आप जब इंटीग्रेट करोगे इसे, हम लोगों को क्या मिला? P इक्वल टू डी ई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी ई इक्वल टू आ जाएगा पी डी टी। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? और इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या लोगे? जब टाइम 0 था, इसका मतलब जब आपने स्विच ऑन भी नहीं किया, जब स्विच ऑन करने वाले हो तब क्या कोई एनर्जी कंज्यूम होगा? नहीं, तो एनर्जी 0 है, ठीक है। और जब टाइम टी बीत चुका है तो एनर्जी कुछ ना कुछ ई हो चुका है। ये एक्चुअल इक्वेशन है, ये एक्चुअल इक्वेशन है जो डिवाइस के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो 100% ट्रू नहीं है, वहां एक एजम्पशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। असल में बोर्ड में क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ये फॉर्मूला से बन जाए, ठीक है। मैं ये एक्सप्रेशन बता रहा हूँ ताकि आपसे अच्छा क्वेश्चन बनने लगे। अब p को अगर लिख दे टी स्क्वायर प्लस टी, तो ऑब्वियसली वैसा क्वेश्चन के लिए आपको ये एक्सप्रेशन अगर पता नहीं है तो नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं ना रजिस्टर के केस में। देखिए हेडिंग देख लीजिए, एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन लेंगे? आई स्क्वायर आर लिए, ठीक है। तो P के जगह में आई स्क्वायर आर दे दिए और इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन में एक छोटा सा एजम्पशन है, देखिए आई स्क्वायर आर बाहर आ गया, ठीक है। हम लोग मान लिए कि आई स्क्वायर आर बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है सबको पता है? टी। सभी को पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है? टी होता है। लेकिन ये एजम्पशन क्या है देखिए, इसलिए मैं बता रहा था कि ये 100% ट्रू एक्सप्रेशन नहीं है। आपको एज्यूम करना होगा कि आई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है।
इसका मतलब आपको एज्यूम करना होगा कि आई कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आया, जैसे अच्छा ये पहले मैं बता दूं, आई ये dt का इंटीग्रेशन t हो गया, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब एनर्जी कंज्यूम बाय रेजिस्टर या कोई भी डिवाइस कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसे अगर v इक्वल टू आई आर के साथ चेंज करोगे तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा एंड वी आई टी भी होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला वी आई टी, और अभी पढ़े ये, और v इक्वल टू आई आर के साथ इसमें थोड़ा सा वैल्यूज पुट करोगे तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी ये भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब, यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू कांस्टेंट हो, मतलब जब करंट कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, अगर मेनली बोर्ड में नहीं पूछेगा, जे या नीट के सवाल में अगर दिया हुआ है करंट इज नॉट कांस्टेंट और आप ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, मतलब आप तो एक आंसर निकालोगे और वो हो सकता है ऑप्शन में भी हो, लेकिन वो गलत होगा। बताइए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सो अगर करंट कांस्टेंट ना हो तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, ये एक्सप्रेशन 100% ट्रू है। इसी से तो सब निकल रहा है, राइट? देखिए इसी से तो आया। यस सर। सर फिर आई की वैल्यू वैसे दे रखी होगी ना, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या वैसे हाँ, कुछ करके। तो जनरली पी की वैल्यू देती है, पी की वैल्यू अगर दे दिया टी स्क्वायर प्लस टी और बोले कि 0 से 100 सेकेंड तक में एनर्जी कितना है, तो 0 से 100 कर दो और टी के जगह में यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेट करो, तो कितना आ जाएगा 0 से 100, पी का वैल्यू कितना, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करने में तो आप एक्सपर्ट हो, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी ए स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय 2, 2। और इसे कितना से कितना, 0 से 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर पाए, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होता तो कैसे सॉल्व कर? क्लियर यस है? सर। यस सर। तो नोट्स अच्छे से बनाना। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो देख पा रहे हो ना, छोटा सा जगह में लिखने का कोशिश जो नाकाम होता हुआ दिख रहा है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप अच्छे से लिखना, ठीक है? क्लियर है? नोट्स अच्छे से बनाना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ समझ के लिखना। क्या कोई ऐसा है जो नोट्स नहीं बना रहा? नोट्स तो हर रोज अपलोड हो जा रहा है, क्या कोई आप लोगों में से ऐसा भी है जो नोट्स लिख नहीं रहा? सर मैं अभी थोड़ा पीछे छूट गया हूँ, मतलब ये वाला जो चैप्टर आप करा रहे हैं इसके नहीं हुए, इससे बाकी पीछे के सब हो चुके हैं। नोट्स आपको खुद का मेंटेन रखना है। देखिए, अगर नोट्स आप तुझे अच्छा स्क्रीनशॉट है ही ना, मोबाइल से या लैपटॉप से या टैबलेट से नहीं पढ़ पाओगे उतना जितना आप एक कॉपी से अपने नोटबुक से पढ़ लोगे, ठीक है? तो आप अपना नोट्स को मेंटेन रखिए और साथ साथ चलिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो जल्दी से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लेते हैं, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या था, हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन के दिनों से कि अगर किसी भी वायर में जिसका रेजिस्टेंस आर है उस पर अगर करंट आई फ्लो करता है, ठीक है, टी टाइम तक, तो ये जो रजिस्टर है ये गर्म हो जाता है, ठीक है? अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप क्लास के बाद अपना फैन ऑफ कीजिएगा, अगर आपके घर में फैन है तो, जो कि चल रहा है, फैन ऑफ कीजिएगा, उसे टच करने का कोशिश कीजिएगा फैन के सेंटर पे, ठीक है? आपको फील होगा कि फैन कुछ ना कुछ गर्म हो गया है, मतलब कुछ यस ना कुछ सर। हीट आ चुका है, यस ठीक? सर, सर ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ सर, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग मतलब प्रैक्टिकल हो, ठीक है? अच्छी बात है। तो जूल्स ने बताया कि ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर से। उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और फाइनली देखे अच्छा हीट जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये तब जब आर और टी कांस्टेंट हो। आर कांस्टेंट कब होगा? जब डिवाइस कांस्टेंट हो, मतलब कि फैन, जिस फैन के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो फैन चेंज ना करो। तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे, टाइम अगर कांस्टेंट रहे, तो एच हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर से। अगेन जूल ने बताया कि जो ये हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, ठीक है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, मतलब कि आप अगर एक छोटा सा फैन लेके आओ और एक बड़ा सा फैन लेके आओ तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा हीट होगा? ये बड़ा वाला फैन, ठीक है? और
फाइनली बताया कि ये जो हीट जनरेट होगा वो T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आप फैन को 1 घंटा चलने दो और उसी फैन को 10 घंटा चलने दो तो किसमें हीट ज्यादा होगा? जहां टाइम 10। ज्यादा। ठीक है, तो ये 3 चीज को अगर मर्ज करेंगे तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है, आपको पता ही होगा, H = I²RT। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो इसी इक्वेशन पे बेस्ड करके हम लोगों का ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 चीज सिखाया जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये सब देख के शायद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्टेड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऑब्वियसली अपना पैशन को फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करना। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप अगर करोगे तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब कि जहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहा है, कहाँ पे एनर्जी जनरेट किया जाता है? ऑब्वियसली पावर प्लांट में ना, जैसे एनटीपीसी का हो गया या थर्मल पावर प्लांट हो गया या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हुआ, वहां से आपके घर तक करंट कैसे आया? ट्रांसमिशन से ना, एक वायर से। वायर से देखिए आप, हाई एक्सटेंशन देखे हो कि नहीं? हाई एक्सटेंशन में बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी वायर से एक जगह से दूसरा जगह तक लाया जाता है, राइट? करंट यस पता है सर। कि नहीं? इतना आइडिया है कि नहीं? ये जो हाई यस सर है। एक्सटेंशन बनाया हुआ है, ऐसे बहुत सारा बना हुआ है, ऐसे ऐसे काफी दूर तक लेके जाया जा सकता है। तो इसमें करंट ही फ्लो करता है ना, या कुछ और फ्लो करता है? करंट। तो दो चीज है, करंट और वोल्टेज। तो कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? ठीक है, लो करंट पे हाई वोल्टेज पे या हाई करंट पे लो वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया, ठीक है, H = I²RT, मतलब के करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। ठीक है, इसलिए ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है? करंट को कम कर दिया गया है। ठीक है, so electrical power is to be transmitted from one place to other at very high voltage and low current. This is the most important condition to minimize heat loss. मतलब कि सर ये ये heat हो को कैसे कम सकता है? करने के लिए, ये हीट को कम करने के लिए करंट को बहुत ही कम इसके साथ, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ लाया जाता है, और वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हाई एक्सटेंशन में आप देखोगे उसमें ये बोला जाता है कि हाई वोल्टेज है, डेंजर, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। लेकिन करंट के बारे में नहीं होगा कुछ। क्यों पता है क्यों? क्योंकि करंट में भी जस्ट 5 एम्पियर हो या 2 एम्पियर हो या 10 एम्पियर हो, इतना कम होता है करंट। ठीक है, ये हो कैसे सकता है? हम ही लोग को पढ़ना है। हम लोग जब एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद एक डिवाइस पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। ये डिवाइस यही काम करता है, करंट का वोल्टेज, ये वोल्टेज को चेंज करने में काम आता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो आप सीखोगे। सिर्फ हो सकता है नहीं, आप देखोगे कैसे होता है कि 220 वोल्ट में चार्जर घुसाते ही आपका 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? बीच में, इसका मतलब चार्जर के अंदर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो क्या अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से यूनिट यस का सर। बात कर ले। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट जूल्स। तो वाट होता है, जूल्स पर टाइम। कोई हाँ दिक्कत वही नहीं है। वाट। लेकिन अच्छा, जूल पर सेकंड भी होता है, उसी को वाट कहते हैं। ठीक है, तो पावर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो एनर्जी का ये यूनिट है ना, हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, तो वही पहले सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एनर्जी का जनरल यूनिट आप क्या बोलोगे? एनर्जी का जनरल यूनिट क्या बोलोगे? जूल। ठीक है, लेकिन आपके मीटर में कभी भी जूल नहीं आता है, राइट? सबके घर में मीटर है, मीटर में जूल में एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो किसमें एक्सप्रेस करते हैं? आप खुद सोचो कि पावर इक्वल टू क्या है? एनर्जी बाय टाइम। सो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पावर इंटू टाइम होगा। यस बोलिए। सर। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया? एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा ना। तो पावर का यूनिट तो वाट है, टाइम का यूनिट हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, वाट सेकेंड लिख सकते हैं, वाट आवर लिख सकते हैं, राइट? तो ये सब एनर्जी का यूनिट होगा, राइट? तो पहला यूनिट है वाट आवर।
मतलब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एनर्जी का ही यूनिट है। क्या इसमें दिक्कत है कोई किसी को? नहीं सर। ओके, तो वाट आवर क्या है? एनर्जी का यूनिट है और इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 1 आवर बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर 1 वाट इज कॉल्ड 1 वाट आवर। क्या ये बात क्लियर है? मतलब कि अगर एक डिवाइस है जिसका पावर कितना है 1 वाट है, ठीक है, और इस पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्पेंड हो, अगर 1 घंटे तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो तो जितना एनर्जी स्पेंड होगा वो 1 वाट आवर होगा। आप नाम से ही समझ सकते हैं 1 वाट आवर मतलब क्या, 1 वाट वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे 1 घंटा तक अगर एनर्जी वेस्ट हो। क्लियर है? यस सर। और इसका क्योंकि वाट को हम लोग लिख सकते हैं ना, वाट को क्या लिख सकते हैं, वाट किसका यूनिट है? पावर का। जूल तो पर पावर सेकंड। इक्वल टू V इंटू आई होता है। इससे लिख सकते हैं ना वोल्ट एम्पियर, एम्पियर वोल्ट लिख सकते हैं ना। तो इसे और खोल के लिख सर सकते हैं कि 1 वाट आवर को 1 वाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं और 1 वाट को 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना फेमस नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कहीं देख लो तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए 1 वाट इक्वल टू पावर इक्वल टू, क्योंकि VI भी होता है तो पावर का यूनिट वाट है, तो V का यूनिट भी तो वोल्ट है और इसका यूनिट एम्पियर है। तो एम्पियर इंटू वोल्ट क्या होता है? वाट होता है। क्या ये बात क्लियर है? एम्पियर इंटू वोल्ट क्या होता है? वाट होता है। और ऑब्वियसली पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो जूल पर सेकेंड भी वाट है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है किलोवाट आवर। तो इसमें डेफिनेशन बस थोड़ा सा चेंज है कि जो आपका अप्लायंस है अगर ये 1000 वाट का है, 1000 वाट मतलब क्या, 1 किलोवाट, 1000 मतलब क्या आ जाता है ना, 1000 मतलब किलो। तो 1000 वाट का अगर अप्लायंस है इसका मतलब ये 1 किलोवाट का अप्लायंस है। ठीक है, तो अगर 1000 वाट वाले अप्लायंस में अगर 1 घंटा तक एनर्जी स्पेंड किया जाए 1 आवर तक, तो जितना जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा वो कहलाएगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। क्या ये बात क्लियर है? एक बार मैं फिर से बोलूं, 1000 वाट वाले अप्लायंस में अगर 1 घंटे तक एनर्जी स्पेंड किया जाए तो जो एनर्जी स्पेंड होगा वो कहलाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को 1 BOT कहते हैं। BOT का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब जिस यूनिट से ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, आपको आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उससे किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? BOT, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। लेकिन हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को सिंपली यूनिट कहते हैं ना, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, राइट? 200 यूनिट तो फ्री है दिल्ली में, याद है कि नहीं? तो 200 यूनिट यस सर मतलब क्या? याद है। 200 यूनिट मतलब क्या? 200 किलोवाट आवर। तो केजरीवाल ने 200 किलोवाट आवर फ्री दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1 किलोवाट आवर मतलब अगर मान लो कि आपका मिक्सर ग्राइंडर क्या है 1000 वाट का है, ठीक है, तो अगर 1 घंटा तक आपने मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करके छोड़ दिया, मतलब सिंपली यूज किया 1 घंटा तक, तो जो आपका यूनिट उठेगा वो 1 यूनिट उठेगा। ठीक है, एनर्जी कितना स्पेंड होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या? 1 किलो वाट आवर। क्लियर है? सो अगर इस मिक्सचर ग्राइंडर को आप 200 आवर यूज करो तब तक आपका बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा यूज करोगे तो आपका बिजली का बिल आ सकता है। शर्त यह है कि अदर कोई चीज आप यूज ना करो, क्योंकि आप बल्ब यूज करोगे, फैन यूज करोगे, टीवी यूज करोगे, सबका सब कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा और मीटर
सारा के सारा एनर्जी को ऐड करता रहेगा। अच्छा बल्ब का इतना हुआ, फैन का इतना हुआ, एसी का इतना हुआ, अच्छा ये टीवी भी चला रहा है, टीवी का इतना हुआ, अच्छा इसके घर में 2 फैन है तो इसे भी जोड़ो, इसे भी जोड़ो, इसे भी जोड़ो, हाँ इसे भी जोड़ो, मोटर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो सारा का सारा एनर्जी को जोड़ कौन रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल मीटर। मीटर। क्यों? क्योंकि आपके घर में कनेक्शन आने से पहले कनेक्शन मीटर के पास गया है, ठीक है। तो आपका घर जितना एनर्जी खींचेगा मीटर उतना रीडिंग शो करेगा, ठीक है। और फाइनली मीटर जब सब कैलकुलेट कर लेगा तो मंथ के एंड में आपको बता देगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चीज, क्या आप आज ही जाइए बिजली का बिल लेटेस्ट निकालिए और देखिए कि उसमें कितना यूनिट उठा है, और इस यूनिट को समझने का कोशिश कीजिए। ये यूनिट क्या है? यूनिट तो किलोवाट आवर है। अच्छा इतना ज्यादा यूनिट कैसे हो गया? और घर में सजेस्ट कीजिए थोड़ा सा एनर्जी कम यूज कीजिए, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। इसके अलावा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 100 वाट ग्लोस फॉर 20 आवर्स, ठीक है। मतलब कि अगर 100 वाट का एक बल्ब है जो 20 घंटे चलता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड कैसे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि किलो वाट में चाहिए, राइट। 1 किलो वाट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर, तो 2 यूनिट खर्च करेगा, ठीक है। एनर्जी कितना स्पेंड होगा? अगर 100 वाट का बल्ब 20 घंटे चले तो आपका 2 यूनिट मीटर में रीडिंग दिखाएगा। ओके सो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर किए। नो क्वेश्चन? ओके थैंक यू।